जय हिंद दोस्तों। मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी भाइयों एवं बहनों का आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपके लिए मैं आगाज से चला रखा हूं कंटिन्यू, आप लोग देखेंगे कि इसमें मैंने पर्यावरण और साइकोलॉजी के लिए बीड़ा उठा रखा है आपके लिए, और आप लोग कंटिन्यू रहें। सबसे बड़ी बात तो ये जरूरी है कि आप जितना कंटिन्यू रहेंगे उतना बेहतरीन तरीके से आप अधिगम कर पाएंगे, सीख पाएंगे, क्योंकि मेरा सिखाने का जो एक लक्ष्य है आपकी सफलता है, और आप जितना अच्छे से सफलता की ओर अग्रसर होंगे वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। और आप एक काम करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक आप भी किया करिए, क्योंकि आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। और आप कमेंट्स करना मत भूला करिए, कमेंट भी किया करिए, ताकि उससे मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर खामियां क्या है, मुझे किस में सुधार करना है। क्योंकि कमेंट हमारा क्या होता है, एक दर्पण की तरह होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ आप कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, आप लोगों को क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता। चलिए, पर्यावरण की इस आगे की कड़ी में मैं कंटिन्यू होता हूं और आपको बताता हूं शीतोष्णकटिबंधीय वन क्या होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, सब लोग आ जाओ। और जो नए व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पेड नहीं है, कुछ पेड नहीं है। आपको केवल और केवल वीडियो वॉच करते रहना है, और वीडियो वॉच करते हुए अपना जो बहुमूल्य लाइक है वो करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है पता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट्स करना है। ठीक है, चलिए अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो आ जाओ आ जाओ, मैं आपको बताता हूं। एक मिनट रुकेगा। चलिए, तो जैसे यहां पर शीतोष्णकटिबंधीय वन है, शीतोष्णकटिबंधीय वन के पहले मैंने आपको बता रखा है कि पर्णपाती वन, वो भी सॉरी शीतोष्णकटिबंधीय नहीं, सॉरी शीतकटिबंधीय होगा। यह शीतकटिबंध है, याद रखिएगा। शीतोष्ण तो मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, यह शीतकटिबंध है, शीतकटिबंध, और यह उच्च अक्षांश है। ठीक है, सॉरी। तो ये शीतकटिबंध जो है, तो आपको इसके पहले मैंने सदाबहार वनों के विषय में पढ़ाया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पढ़े आपने, शीतोष्णकटिबंधीय वन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे शीतकटिबंध के विषय में। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो आर्कटिक महासागर है उसके इर्द गिर्द का जो एरिया होता है, वहीं पर पाई जाने वाली जो वनस्पतियां होती हैं उन्हीं को हम शीतकटिबंधीय वन कहते हैं। अब आप देखिए सर, क्या ये साउथ, नॉर्थ और साउथ दोनों में प्राप्त होगा हमें? तो बाबू याद रखें आप कि यहां पर महासागर है, जिस वजह से यहां पर आपको शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 66.5 डिग्री पर पूरा का पूरा अंटार्कटिका और महासागर का एरिया आता है। और आप लोग देखेंगे कि जो आपका ये उच्च अक्षांश है, उत्तर में, खासकर उत्तरी गोलार्ध में, यहां पर दो प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है टैगा और दूसरा पाया जाता है टुंड्रा। ठीक है ना, एक तो पाया जाता है टैगा, दूसरा पाया जाता है टुंड्रा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शीतकटिबंध जो होता है, शीतकटिबंध को हम अगर दूसरे नाम से जाने तो यहां पर इसे टैगा वन कहते हैं। सर प्रश्न आ गया आपका कि क्यों, टुंड्रा भी तो है। तो ध्यान रखिएगा, टुंड्रा जो एरिया होता है, टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ ही बर्फ जमी होती है, जिस वजह से यहाँ पर वनों का विकास नहीं हो पाता। और यहाँ पर आपको देखने को जो मिल जाता है, वो देखने को क्या मिलता है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है जैसे शैवाल है। क्या शैवाल है? शैवाल, ये काई वही आपको देखने को मिल जाती है, जिसको आप काई भी कहते हैं। तो इस वजह से अगर वनों के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसे इसी वजह से आर्कटिक वृत्त के चारों तरफ हम देख पाते हैं कि ये टैगा वन देखने को मिलते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, टैगा वन दिखते कैसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, टैगा वन ज्यादातर कैनोपी टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? कैनोपी टाइप के होंगे, या तो कैनोपी टाइप के होंगे, या तो इनकी जो पत्तियां होंगी बाबू वो नुकीली टाइप की होंगी, ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन ना हो सके, ज़्यादा इसमें बर्फ ना जम सके, जिस वजह से ये अपने आप को सर्वाइव कर पाए।
एक बात और जानकारी के लिए आपको बहुत जरूरी है, जो ये वाला क्षेत्र होता है, आर्कटिक वाला क्षेत्र जो होता है, यहाँ इसके आसपास जो वन पाए जाते हैं दोस्तों, उन वनों में जैव विविधता कम देखने को मिलती है। क्या? जैव विविधता कम देखने को मिलती है। उसका रीजन, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यह एक ही प्रकार की जलवायु है, एक ही प्रकार की जलवायु है, एक ही प्रकार की क्या है? जलवायु है, जिस वजह से यहाँ पर एक ही प्रकार के वन, एक ही प्रकार के वन पाए जाते हैं। वन एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है वो सबसे कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर इसको हम व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें, व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखें, किस दृष्टिकोण से? व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखें, तो ये व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, क्योंकि एक ही प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिस वजह से व्यवसाय के रूप में इनका दोहन सर्वाधिक किया जाता है। और आपसे कहा जाए एक ही प्रजाति के अगर पेड़ पौधों की बात की जाए कि सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, तो बाबू वो उच्च अक्षांश या टैगा वन में ज्यादातर एक ही प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिस वजह से इनका व्यवसायीकरण करना आसान हो जाता है, उनको काटना आसान हो जाता है। लेकिन अगर इसी चीज को देखें कि सर वन तो सबसे ज्यादा यहां पर देखने को हमें मिलते हैं विषुवत रेखा में, तो क्या यहां पर व्यवसाय नहीं हो पाता? बाबू मैं आपको पहले भी बता रखा हूं, फिर से बता देता हूं, यहां पर वन तो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहां पर विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे सपोज करिए ये कोई प्रजाति का पेड़ है, तो यहां पर दूसरी प्रजाति का पेड़ है, यहां पर तीसरी प्रजाति का पेड़ है, यहां पर चौथी प्रजाति का पेड़ है। जो पहली प्रजाति का पेड़ है, ये इतने पेड़ों के बाद यहां पर फिर से देखने को मिलता है। तो आप सोचिए, अगर इस प्रजाति के पेड़ को आपको जरूरत पड़ेगी तो यहां पर इसका दोहन करेंगे, फिर इसको नष्ट करते हुए जाएंगे, फिर इसको करेंगे, तो आप केवल 2 पेड़ प्राप्त किए, उसमें से 3 से 4 पेड़ या 5 पेड़ को आपने नष्ट किया, तब जाके आपको 2 पेड़ मिले। लेकिन अगर उत्पादकता के दृष्टिकोण से आप यहां शीत कटिबंध में जाते हैं, तो वहां पर एक ही प्रजाति के पेड़ पौधे ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जिस वजह से उनका आसानी से दोहन एक तरफ से किया जा सकता है। तो एक बात मेरी ध्यान देकर के सुन लीजिए, अगर उत्पादकता की दृष्टिकोण से पूछता है तो शीत कटिबंध सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। शीत कटिबंध में जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं, उनका दोहन बड़े आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? एक ही प्रजाति के हैं। और अगर जैव विविधता के मामले में कहें, तो जैव विविधता के मामले में सबसे ज्यादा आपको विषुवत रेखा में जैव विविधता देखने को मिलेगी, और सबसे कम अगर पूछा जाए तो शीत कटिबंध में देखने को मिलेगी। मेरे ये बात समझ में आई हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें, और लाइक करना मत भूलिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आपसे कुछ नहीं, केवल इतनी अपेक्षा रखता हूं, इतना मांगा करता हूं बार बार कि आप लाइक कर दीजिए चैनल को, और नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं इसी तरह से कंटेंट लाता रहूंगा आपके लिए, और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को आगे अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। और आगे देखिएगा, यहाँ पर जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधे में खास करके देवदार के वृक्ष होते हैं। किसमें के होते हैं? यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों में ज़्यादातर, चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो या लिख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर पाए जाने वाले ज़्यादातर पेड़ पौधे क्या होते हैं? जैसे चीड़ होता है, देवदार होता है, देवदार का होता है, ठीक है, स्प्रूस होता है, स्प्रूस, ठीक है, स्प्रूस को हो गया, देवदार हो गया, और फर हो गया। क्या? फर। इस तरह के ये मुलायम लकड़ी वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर मुलायम लकड़ियाँ पाई जाती हैं। कैसे? मुलायम लकड़ियाँ पाई जाती हैं, मुलायम लकड़ी पाई जाती है, मुलायम लकड़ी देखने को मिलती है। बात समझ में आई? जिस वजह से आप लोग देखेंगे कि यह क्षेत्र ज़्यादातर यूरोप के आसपास देखने को मिलेगा। कहाँ पर? यूरोप में मिलेगा, उत्तरी यूरोप में, और उसके बाद
कहाँ पर, उत्तरी यूरोप में मिलेगा। उसके बाद कहाँ पर मिलेगा, कनाडा के क्षेत्र में देखने को मिलेगा ये, और चाइना के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। और यह इसी वजह से यहाँ पर एक सबसे बड़ा उद्योग डेवलप होता है जिसको आप कहते हैं कागज उद्योग। क्या कहते हैं, कागज उद्योग। क्यों, क्योंकि मेरी बात समझ गए आप, मुलायम लकड़ी यहाँ पर प्राप्त होती है। तो ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपको एक बार क्लियर हो गया होगा। कहाँ पर पाए जाते हैं बताइएगा आप लोग, तुरंत क्विक बताइए। यूरोप में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों में पाए जाते हैं, ठीक है, बात समझ गए। एशिया के क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जीव जंतु भी हैं, जैसे क्या, जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं, जीव जंतु यहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं, तो देखिएगा, जैसे साइबेरियन क्रेन हो गया, क्या, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन हो गया। लोमड़ी हो गई, लोमड़ी भी यहां पर पाई जाती है। और क्या, ध्रुवी भालू हो गया, ध्रुवीय भालू हो गया। ये सब कहाँ देखने को आपको मिलते हैं, ये सब आपको देखने को मिलते हैं शीत कटिबंध के क्षेत्र में। इसीलिए जो ये टैगा वन क्षेत्र होते हैं इसको रूसी भाषा में शुद्ध या अछूता कहा जाता है। जो टैगा वन होते हैं, टैगा वनों को क्या कहा जाता है, रूसी भाषा के अंतर्गत बोला जाता है। रूसी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, शुद्ध या अछूता, शुद्ध या अछूता बोला जाता है, अछूता बोला जाता है। मतलब ये पर्यावरण शुद्ध है यहाँ का, इसलिए इसको ये कहा जाता है। तो याद रहे, कैनोपी टाइप के वन पाए जाते हैं, कोणधारी वन होते हैं। ये ठंडी से बचने के लिए अपने इनकी जो पत्तियां होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये नुकीली टाइप की पत्तियां होती हैं ताकि उसमें बर्फ ना जम सके, जिस वजह से आसानी से वो वहां पर सर्वाइव कर पाए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट में चलता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने करता हूं, उनके आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता हूं। ये आपका रहा क्या, ये आपका हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा मैं क्वेश्चन आपके साथ करता हूं, आप लोग जवाब दीजिएगा मुझे उन क्वेश्चनों का। एक क्वेश्चन है कि हरित ग्रह प्रभाव, क्या, हरित ग्रह प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेवार गैस कौन सी है, सर्वाधिक जिम्मेदार गैस, जिम्मेदार गैस कौन सी है। जवाब दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन अगर मैं ले लेता हूं तो ध्यान रखिएगा, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। दो हो गए। एक क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। पूछा गया क्या, भोपाल गैस त्रासदी, क्या, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ, कारण हुआ। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ध्यान दीजिए, हरित ग्रह प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ, और यह भोपाल गैस त्रासदी और कब हुआ, कब हुआ। इसका आप लोग जवाब मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे।
ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं। आप लोग इन तीनों क्वेश्चनों को ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और इसका जवाब मुझे आप लोग कमेंट्स के अंदर देंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। जो भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आए उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि इसको आपको समझाना है, मैं उसको ईजीबी में आपको समझा पाऊं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।